अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो और मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक मामून। मैं वैल इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेगा $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो भाई साहब कतर के अमीर आए हुए थे हाँ जी। और 10 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो करने की एग्रीमेंट हो चुका है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 जीरो स्टार। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कतर ने इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट करी है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ग्लोबली आप देख लीजिए मेजर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो करी थी अपलोड कि पीएम मोदी ने कतर के अमीर के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, इनको एयरपोर्ट में खुद लेने के लिए गए और रीजन मैंने आपको बता दिया था कि कतर से हम मान के चल रहे हैं कि ह्यूमंगस स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी। और इंटरेस्टिंगली पिछले साल आप अगर देखो ना, तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये काफी हद तक गिर गई थी। कई फॉरेन कंपनीज थी ये इंडिया से पैसा बाहर निकाल रही थी। और आपने खुद नोट किया होगा, ये जो अभी न्यूज आई है ना कि $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में, ऐसी न्यूज आए हुए जमाना हो गया। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कभी ना कभी ऐसी न्यूज आती रहती थी कि $20 बिलियन इन्वेस्टेड इन इंडिया या फिर $30 बिलियन। ये लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टर कंट्री इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिट कर रहा है। और इस साल लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं, इस साल लग रहा है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया एक बड़ी छलांग लगाएगा। नहीं तो इंडिया की रैंक एफडीआई ग्लोबल रैंकिंग्स के हिसाब से 15वें स्पॉट पे आ चुकी थी। और एक बात याद रखिएगा, कतर से हम एलएनजी गैस वैसे ही परचेज कर रहे हैं, 20 साल तक हम परचेज करते रहेंगे। इनके साथ एक लंबी डील साइन करी है, वहां पर $6 बिलियन हम ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। उस सब के अबव एंड बियॉन्ड कतर $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ अब कतर और भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने से क्या होता है, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का डॉक्यूमेंट साइन करते ही कतर और इंडिया अब एग्री कर रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। अब जो भी स्टेप्स हम लेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे ना, ये आने वाले 10-15 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। इट विल बी ऑन अ ग्रैंडर स्केल। और जैसे ही भारत और कतर ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, पहला काम ये किया कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये डबल किया जाएगा 2030 तक। तो 5 साल का प्लान अब दोनों कंट्रीज का ये है कि 2030 तक जो $14 बिलियन का ट्रेड है, इसको लेकर जाएंगे $28 बिलियन तक। ये कैसे करेंगे? इसके लिए दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का भी सोच रही हैं। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि भारत ना सिर्फ कतर, जो सभी जीसीसी कंट्रीज है, जीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपने देखा होगा, ये जो एक्रोनिम है काफी यूज किया जा रहा है कि इंडिया नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद जीसीसी एंड कतर। देखिए, जीसीसी की फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और यहाँ पे ये 6 देश आते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। बाकी कंट्रीज के साथ भी कलेक्टिवली एफटीए साइन करके हमारा टारगेट ये है कि पूरा जीसीसी और इंडिया ये आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करे। दोनों का ट्रेड आराम से 2030 तक $110 बिलियन या उससे भी ज्यादा जा सकता है। और ये सब डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा नर्वस क्यों है? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। गल्फ में ना प्राइमरली 3 मेन कंट्रीज हैं: सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो चुका है। यूएई के साथ लिटरली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूएई डेफिनेटली इंडिया को जरा प्रेफर करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। यूएई के बहुत अच्छे रिलेशन है विद इंडिया। कतर अकेला देश बचा था घूम फिर के। अब कतर की भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है विद इंडिया। ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कतर और इंडिया ने ओपनली ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। कतर और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ेंगे भी। और कतर ने देखिए रीजन में अपनी एक पोजीशन बना रखी है एज ए प्लेस फॉर मीडिएशन। कई बार आपने देखा होगा तालिबान से रिलेटेड, हमास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी होती है ना, तो कतर कहता है कि हम इसको होस्ट कर लेंगे। कतर के पास इतने लिंक्स हैं कि ये मुश्किल मीटिंग्स होस्ट कर सकते हैं। और जो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं वो काफी बार कतर में बैठकर कई मुद्दों पर बातचीत कर पाते हैं। और आप सबको रिसेंटली याद होगा कि भारत ने लंबे समय के बाद पहली बार
एक ऑफिशियल मीटिंग करी थी तालिबान के साथ। नाउ ये मीटिंग तो हुई थी दुबई में, मगर मैं आपको बता दूं फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी भारत और तालिबान की मीटिंग्स हो कतर की कैपिटल दोहा में, क्योंकि वहां पर लिटरली तालिबान का खुद का ऑफिस है। काफी बार अगर यूएन के लोग भी मिलना चाहते हैं ना तालिबान के ऑनवॉय से, तो वो कतर की कैपिटल दोहा में ही मिलते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत आखिर तालिबान से और जरा बात क्या करना चाहेगा, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि अफगानिस्तान चाहे तालिबान के अंडर भी क्यों ना हो, भारत के साथ कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान पर। यह पाकिस्तान रिपीटेडली कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अफगानिस्तान को बुली कर रहा है, ये जानते हुए अफगानिस्तान की मदद के लिए, इनके लोगों की मदद के लिए कोई आएगा नहीं। वेल, दिस कुड चेंज, क्योंकि इंडिया हो सकता है, अगेन इस पर बातचीत चल रही है, जब ये अनाउंस होगा दिस विल बी अ मेजर डेवलपमेंट। मगर बातचीत ये चल रही है कि इंडिया एक एम्बेसडर लेवल तालिबान पोस्ट प्रोवाइड कर सकता है तालिबान को इन न्यू दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है। इस पर बातचीत चल रही है। ये सब कुछ चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाएगा इन द रीजन। ये इंडिया का एक ग्रैंड आप कह लीजिए प्लान है, और इसमें दोहा का क्रिटिकल रोल होगा, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट तालिबान को काफ़ी हद तक समझती है। अगर इनसे कुछ बातें मनवानी है, इनको समझाना है कि कुछ लाइंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो हम क्रॉस नहीं करेंगे, वी कैन वेरी मच डू दैट इन कतर। तो हर पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, चाहे जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हर लिहाज से दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया। और फ्यूचर में मैं आपको यही बता दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कतर के जो एमिर हैं भारत के, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट भी बन सकते हैं। 2025 में तो खैर इंडोनेशिया का नंबर आ गया, मगर फ्यूचर में अभी इस साल भी अगर मैं बात करूं ना, तो स्पेकुलेशंस थी, कई लोग कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि कतर के अमीर ये भारत में आ सकते हैं एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्लियरली आप देख सकते हैं, पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, अब कतर। गल्फ में ना इंडिया ने प्रॉपर डिप्लोमेटिक एक जड़ बना ली है, और आप देखोगे फ्यूचर में पाकिस्तान की कोई मतलब इतनी से रहेगी नहीं जीसीसी में। इट विल बी प्रीटी मच ऑल अबाउट इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस व्यक्ति को बनाया गया है द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरुण कुमार या फिर रवि वर्मा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय, भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10 ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10 यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज।
मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए, क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म होगी। बहुत बढ़िया जी खबर है इंडिया के लिए कि $10 बिलियन कोई कम अमाउंट नहीं थी। अभी भी ने तो पैसों की अभी बारिश कर अभी दी, भी के पास पैसों की नहीं बहुत भाई, पैसा है। डॉलरों अरे की। भाई पैसा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये देखें ना, मोदी सरकार की एक अमीर कतर आया, उसको रिस्पेक्ट दी, उसको कॉन्फिडेंस उनके दिया, पहले भी ताल्लुकात अच्छे बेहतर उसको रहे। कॉन्फिडेंस, ये लीडर की क्वालिटी होती तो है, यार कॉन्फिडेंस देना, उसको एतमाद देना उनके कि we are घर on में the same रहे, page। इज्जत देना तो बनता है भाई We are on the साहब। same page। रिलेशन इतने अच्छे हैं भाई तो अच्छी चीज है। और अभी ने भी मन खुश किया भाई। हाँ जी, इतने अच्छे स्वागत का यकीन मैंने, उसने हक अदा कर दिया है। ये जिस तरह थंबनेल में था ना, मोदी साहब खड़े हुए थे, तो साफ ज़रा कि जब इस तरह की होती है ना कि किसी से काम निकालना हो ना, तो वैसा बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी, पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अगले दिन देखा था भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी साहब को कुर्सी दे के पीछे खड़े हुए थे। तो पॉलिटिक्स है भाई, और साफ ज़रा कि भाई वो उसमें कई जो चीज़ें हैं वो निकलवाना चाहते हैं। ऐसी बात है। वो तो भाई अब F-35 की डील वो देना चाहते थे। उन्होंने भाई साहब कहा कि भाई साहब किसी ना किसी तरीके कुछ ले ले, इंडिया के पास जो ज़रूरत है। बाकी भाई बात करें कतर की, तो कतर के साथ जिस तरह रिलेशन अच्छे हो रहे हैं इंडिया के, और साथ साथ भाई ट्रेड भी डबल हो जाएगा, हो रहे हैं। स्ट्रेटजिक जो है मैं वो तो रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। ईरान को आपकी लंबे बात से- काट रहा हूँ तो 48% अगले 20 साल तक वो कतर से LNG लेगा। ऐसे ही इट्स है। ह्यूज एग्रीमेंट यार, बिजनेस बहुत बड़ी बात है भाई, जी। जरूरत है भाई इंडिया की। ऊपर से ये 10 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, $10 मिलियन का, अब मिलियन नहीं, सॉरी बिलियन सॉरी है आई एम सॉरी, $10 बिलियन मिलियन का है जो भाई। इन्वेस्टमेंट हुआ, इसमें बहुत सी चीजें, बहुत से रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत ही है चीजें, वो भी सारी कवर हो जाएगी। तो भाई ये जो इन्वेस्टमेंट आई, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो तो लाखों करोड़ों रोजगार पैदा होते हैं। सारी बात तो वही कर रहा हूँ। इंडिया में बेरोजगारी कम होगी। वो जिस तरह बता रहे हैं कि भाई आए दिन हम भी भाई साहब न्यूज़ फॉलो करते हैं, देखते हैं भाई आए दिन जो है वो इंडिया के जो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, वो इंडिया छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जब एक बिलियनेयर इधर से या मिलियनेयर पैसा लेकर जाता है तो यहाँ का इकोनॉमी पैसा को तो गया ना धचका बाहर। लगता है, धचका लगता है। यहाँ का पैसा बाहर गया। जैसे हमारे इधर हुए हैं, हमारे जब से ये 2022 के बाद अब तक कम से कम 4000 मिलियनेयर यहाँ से जा चुके हैं, या चाहे इनके पास थोड़े पैसे हो, ये तो है ना, बिल्कुल नुकसान भाई, तो है ऐसे ना, ही है। कंट्री की इकोनॉमी यार यही तो है ना। तगड़ा बंदा निकल जाए, पैसे वाला जो अब मैंने रोजगार निकल पैदा- गया तो भाई बैठा हुआ है। रोजगार जो पैदा कर सकता है वो बाहर निकल जाए, वो बाहर रोजगार पैदा करेगा, यहाँ पे तो भूख मरी हो। बाट लग जाएगी। सही बात है। तो ये चीज है भाई इंडिया की ना, जो आज इंडिया के पास जो है ना, देखा जाए तो बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां भी इंडिया बना रहा है, बड़े बड़े ट्रक बना रहा है, इतनी अच्छी कमाल की मशीनरी बना रहे हैं। वो किस लिए बना? क्योंकि भाई आपके पास बड़े बिजनेसमैन है, बड़े इन्वेस्टर है इंडिया में। हमारी जो है ना सबसे बड़ी खामी ये है कि भाई हमारे पास उस लेवल का भाई बिजनेसमैन नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या फर्क मैं पड़ता है? अब बात करूंगा तो आपने कहना कि ये बात कहां से ले गया। हमारा बिलियनर था कराची का, नेक्स्ट कोल्डा, आपको यूसुफ भाई पता होगा, उसका मालिक, उसका प्रॉब्लम चला था 2024 में सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला आप जाने, आपके काम जाने, उसको 2-3 दफा बता करो की तरफ से धमकियां आई, उसने सब कुछ समेटा कनाडा अपना चला। भाई जो सिक्योरिटी होती है, अब पहली बात तो यही होती है। तो ये जो इंडिया से या जो पाकिस्तान से एक बाहर वो भाग के बता जाते रहा हैं या था ना, चाइना, मिलर ट्रैक्टर वाले भी। हाँ जी, अब मिल सेक्टर वाले जो सरगोदा और सऊदी शक वो भी बंद हो गया। कितनी पुरानी कंपनी, ये 2 बंद होने से हमें इतना धचका लगा है, अब सही सोच बात होनी है। मैन्युफैक्चरिंग वाले अब जो है वो इंपोर्ट करनी चीजें
जो पहले इधर मैन्युफैक्चर कितने चूल्हे बंद होने हैं भाई, होते हैं, बिल्कुल ये होते कुछ हैं। छोटी लेकिन कंपनी इंडिया है। मोदी साहब को दाद कितने देनी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को उन्होंने बहुत रोजगार स्पेस दिया। सेविंग से भाई, खेलते हैं, एक- इंडिया बहुत स्पेस सेविंग से खेलता एक है। और भी चीज़ है कि एक यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप नए स्टार्ट होते हैं, यूनिकॉर्न बनने में वो एक कम से कम 1 बिलियन की हो तो वो यूनिकॉर्न बनता है। अब 10 बिलियन है, समझो कम से कम 10 यूनिकॉर्न तो आ गए इंडिया में। सही बात है। ऐसे ही नहीं कि स्टार्टअप भी शुरू करें, तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाई बहुत बढ़िया है, इंडिया के लिए फायदेमंद है। ऐसे ही और बाकी भाई तालिबान की बात हुई, साफ ज़ाहिर है कि भाई ये पाकिस्तान में तालिबान के साथ रिलेशन मौजूदा टाइम पे तो ख़राब ही चल रहे हैं भाई। लेकिन ये कि भाई खुशखबरी की बात ये है कि भाई अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आई हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, मैं बिल्कुल भाई साहब बॉर्डर पे खराबियाँ भी चल रही हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन ये है कि भाई फिर ना कहीं ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल चीज़ें कर लेते हैं। हमारी सरकार तो ये चीज़ है। मसला पता क्या है तारिक भाई, ये नेचुरल होता है। जो स्पोर्ट्स या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाने में किरदार अदा करती है। जी इसमें भाई बिल्कुल, हाँ, relation better क्यों होता है। कि अब डायरेक्ट फेस टू फेस पॉलिटिक्स बातें करने के अलावा बीच करनी भी हो ना, तो बीच में कोई तीसरा फरीक होता ही है, चाहे क्रिकेट हो नन अदर कोई और स्पोर्ट हो। ऐसे ही है। बाकी भाई कतर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो भाई तालिबान के साथ भी खुल के बातें की जा सकती है, ऐसे ही। जो अपने मुद्दे हैं क्लियर किए जा सकते हैं भाई, मामला सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी भी तुमने हमको चूना लगाया, अभी भी कोई नहीं है, उसने अपना भी अपने मुल्क के लिए सोचा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, अभी भी चलें जी, सही है भाई। हमें भाई साहब बहुत जरूरत थी हमारा दुख हमारा है, तो इंडिया को अबे ये दुख का नहीं जाता बे, उनकी ये जो इन्वेस्टमेंट हुई ये है अभी भी ऊपर से गुजर कर आगे चले जाता है रे। आगे चले जाता है, इसको धर लेते इधर है। करते हैं। पहले इसलिए अपने तो खत्म नहीं यहाँ भाई पहले साहब, अपने तो यहाँ ये कीड़े मकोड़े इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही नहीं आए, इंडिया ने प्लेटफॉर्म भाई मुहैया किया है, सही बात है। वो सारा कुछ मुहैया किया तभी तो ये इन्वेस्टमेंट आई है। अब ना बिजली हो, कोई ढंग का कोई प्रोजेक्ट मतलब जो है वो अगर कोई प्लांट ना लगा हो या जिस पे कोई काम किया और जाए, सर जी इन्वेस्ट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो भाई उन्होंने पैसा लगा के सारी बनाने की। बातें, हाँ सारी बातें तो इंडिया में ये है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो वही पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम है। पाकिस्तान में तो भाई साहब पता नहीं भाई साहब अगले पल में क्या है, पल में तोला पल में मासा हो जाता है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह हाफिज।